स्वागत है आपका फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट विद इंटेलिसिस। मैं हितेंद्र जैन। इस सीरीज द्वारा हम फंडामेंटल एनालिसिस का विश्लेषण करेंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सोर्सेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट आदि आदि। पिछले सीरीज में हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट। दोस्तों, बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी कंपनी या बिजनेस के असेट्स, लायबिलिटी और शेयर होल्डिंग फंड को एक निश्चित समय के दौरान दर्शाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो एक निश्चित समय के लिए, यानी उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए किसी कंपनी के असेट्स और लायबिलिटी का विवरण हमें बैलेंस शीट से मिलता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है, और बैलेंस शीट जो होती है उस कंपनी के पूरे बिजनेस की होती है, यानी कितने साल, यानी जितने भी साल उसने बिजनेस किया होगा उसका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, उसने आज तक कितना असेट्स बनाए हैं और उसकी लायबिलिटीज क्या क्या है, या फिर उस असेट्स को बनाने के लिए सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या है, यानी उसने प्रॉफिट पैसा कमा के असेट्स बनाए हैं या लोन लेके असेट्स बनाए हैं। इस सब का विवरण आपको बैलेंस शीट में मिलता है। बैलेंस शीट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लायबिलिटी और असेट्स। पहले हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज में आते हैं शेयर होल्डिंग फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। और असेट साइड्स में आते हैं फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और करंट असेट्स। देखिए, पर्सनल बैलेंस शीट में तो बहुत ही सिंपल कहा जाता है कि आपके पास क्या असेट्स है, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लाइक आपका घर हो गया, आपके व्हीकल हो गए, या फिर आपका कैश बैलेंस हो गया, या फिर आपके पास सोना चांदी या कोई भी जेवरात। और लायबिलिटी साइड में रहेगा आपके, अगर आपने कोई अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या बैंक से लोन लिया हो तो, और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी पूंजी होती है। बट कंपनी में अलग होता है। कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर से पैसा लेती है, तो इसलिए जो कैपिटल होता है उसे हम लायबिलिटी में डालते हैं, यानी जब भी वो कंपनी डिसॉल्व होगी उसका जो भी पैसा बचा होगा उसे शेयर होल्डर को रिटर्न करना होगा। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब एंड पेड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? किसी कंपनी को शुरू करने से पहले उसे आरओसी से परमिशन लेनी पड़ती है कि वो एक वैल्यू तक, यानी अगर समझ लो उससे 1 करोड़ कैपिटल का ऑथराइजेशन मिल गया तो 1 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल पब्लिक से नहीं ले सकती। फिर होता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के लिमिट में ही रहेगा, यानी अगर 1 करोड़ ऑथराइज कैपिटल है तो वो सारी की सारी कैपिटल इश्यू कर सकता है या फिर कुछ पार्ट कर सकता है। यानी अगर 1 करोड़ का उसके पास ऑथराइज कैपिटल है तो वो 80 लाख इश्यू कर सकता है। जब वो 80 लाख के शेयर्स इश्यू करेगा, जरूरी नहीं है सारे के सारे सब्सक्राइब हो या सारे पेड हो, उसमें से पब्लिक कितना बाई करती है उस शेयर्स को, वो आएगा इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल। तो दोस्तों, पब्लिक लिस्टेड कंपनी में ज़्यादातर जितना भी इश्यूड कैपिटल होता है वो सब्सक्राइब होता ही है। अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की। रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसे या तो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को बांटती है या फिर उसे बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है। अगर डिविडेंड होगा तो वो शेयर होल्डर के हाथ में आएगा, और रिजर्व्स होगा तो कंपनी में री इन्वेस्ट होगा। री इन्वेस्ट होने से क्या होता है कि कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान कर सकती है, जिससे भविष्य में इस कंपनी का प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उसे कंपनी जो है बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस कैटेगरी में डालती है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में होता है रिजर्व्स, यानी फर्स्ट सबसे पहले आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जितना भी प्रॉफिट उसने कमाया हर साल वो प्रॉफिट इकट्ठा करती है और रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व्स में ट्रांसफर करती है। दूसरा होता है शेयर प्रीमियम, यानी अगर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपया, ठीक है, और वो पब्लिक यानी मार्केट में उसे इश्यू करेगा 80 रुपये में, यानी 80 रुपया और फेस वैल्यू, ये 70 रुपया का उसको प्रीमियम उसे हर शेयर पे मिलता है।
ये जो प्रीमियम है वो शेयर प्रीमियम में यानी अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस रिपोर्ट होता है। फिर आता है कैपिटल रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी नॉन करंट लायबिलिटी। कंपनीज अपने बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से लोन लेती है। अगर लोन 1 साल से ज़्यादा का है या 3 साल, 5 साल या 10 साल का, तो उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में रिपोर्ट किया जाता है। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज यानी ट्रेड पेएबल्स, सैंड्री क्रेडिटर्स या कोई प्रोविजंस में यानी टैक्स का प्रोविजन किया होगा या ग्रेच्युटी का प्रोविजन किया होता है। कई बार क्या होता है, अगर वो जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स से पैसा आना डाउटफुल रहता है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स भी होता है। ये सारा जो है करंट लायबिलिटी में रिपोर्ट किया जाता है। आता है एसेट्स। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड में रहती है एसेट्स। एसेट्स भी होती है लाइक फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में आते हैं बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल, प्लांट्स एंड मशीनरीज। ये सारे हो गए कंपनी के फिक्स एसेट्स या फिर कहो तो लॉन्ग टर्म एसेट्स। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट। कई बार कंपनीज क्या करती है, अगर उसके पास सरप्लस पैसा होता है यानी जितना भी उसने प्रॉफिट कमाया या तो वो डिविडेंड के रूप में दे दिया, उसके बाद जो भी बचा रहता है तो उसको कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या तो और एक कोई नई कंपनी खरीदती है या फिर किसी एफडी या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है ताकि उसे कैश और इंटरेस्ट का लॉस ना हो। तो वो जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट में रिपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक्स, डेटर्स और बैंक बैलेंसेस रिपोर्ट होते हैं। तो दोस्तों ये थे बैलेंस शीट के पार्ट्स यानी लायबिलिटी और एसेट्स में क्या क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट्स के हर पार्ट्स का एनालिसिस करना, यानी कि इससे शेयर कैपिटल है, डेट्स है, करंट एसेट्स है, इसका शेयर के प्राइस पे क्या इंपैक्ट रहता है या शेयर के वैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसका हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल। जैसे मैंने बताया था, शेयर कैपिटल ऑथोराइज, सब्सक्राइब और इश्यू रहती है। दोस्तों जितना बड़ा कैपिटल उतनी ही कंपनी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बट बड़ी कैपिटल साइज वाली कंपनीज के शेयर प्राइस धीरे धीरे बढ़ते हैं क्योंकि उसके शेयर्स की सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा रहती है और हर लेवल पे आपको बाइंग सेलिंग मिलेगी और लिक्विड भी वो शेयर्स उतना ही लिक्विड रहता है। छोटी कैपिटल साइज वाले कंपनी के शेयर ज़्यादा बढ़ते हैं, कारण कि प्रॉफिट अगर उनका अच्छा रहता है तो वो कम लोगों में डिवाइड होता है, तो उसकी वजह से इसके प्राइस जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। किंतु छोटी कंपनियों की कैपिटल साइज वाली कंपनी के साथ दिक्कत क्या होती है कि इनके शेयर जो है मार्केट में कम फ्लोटेड रहते हैं यानी इश्यूड कम रहते हैं, सो जिसकी वजह से इसकी ट्रेडिंग भी कम होती है और ये लिक्विड नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको छोटी कैपिटल साइज वाली कंपनी सेलेक्ट करने के पहले काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, यानी उसके डेट्स क्या है, उसका वर्किंग कैपिटल क्या है और उस कंपनी के शेयर मार्केट में ट्रेड वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। दोस्तों कंपनी, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है या तो वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर उसे रिटेन करके रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करती है ताकि उस पैसों को वो बिजनेस में री इन्वेस्ट करे और बिजनेस का एक्सपेंशन कर सके। रिजर्व्स एंड सरप्लस में और आता है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम यानी फेस वैल्यू से अधिक, अगर जैसे कि उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और मार्केट में उसने इशू किया है 100 रुपये में, तो 90 रुपया जो है वो शेयर प्रीमियम कहा जाएगा। उसका भी उपयोग वो कैपिटल या बिजनेस एक्सपेंशन में करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि कई कंपनियां बोनस देती है। कैसे? ये जो बोनस है इसी रिजर्व्स एंड सरप्लस से आता है। बोनस में यानी आपको कुछ पैसा मिलता नहीं है, क्या होता है कि कंपनी की कैपिटल साइज छोटी होती है, करेक्ट, और उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ता जाता है। जब उसके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ता है तो वो क्या करता है, रिजर्व्स का कुछ अंश जो है कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है और जब बोनस इश्यू होता है तो वो
कैपिटल में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आता है लोन। लोन मतलब सिक्योर्ड भी होता है और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन हो तो उस पर इंटरेस्ट कम लगता है और अनसिक्योर्ड पे इंटरेस्ट ज़्यादा। जितना ज़्यादा डेट है, जितना ज़्यादा लोन है, इसका मतलब बैलेंस शीट कमज़ोर है, अनलेस के उस डेट का इस्तेमाल सही रूप से न किया हो। अगर कंपनी उस डेट का अपने बिजनेस एक्सपेंशन में यूज़ कर रही है तो फिर जस्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार जो डेट जिस कंपनी का डेट ज़्यादा होता है उस कंपनी के शेयर के प्राइस ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस, जब रिलायंस के पास डेट ज़्यादा था तो उसके शेयर प्राइस जल्दी से नहीं बढ़ते थे, एक ही रेंज में मूवमेंट करते थे। अब आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों में जैसे जैसे उसे इन्वेस्टर मिले हैं, उसने अपनी शेयर होल्डिंग्स बेची है कंपनी ने, तो उसका वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 950 का शेयर आज अराउंड 2200 के पास ट्रेड कर रहा है। ये होता है डेट की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट होते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस में टैक्स, जैसे जितना भी प्रॉफिट होगा उसका टैक्स का प्रोविजन करना पड़ता है, या फिर डाउटफुल डेटर्स होते हैं उनका भी प्रोविजन करना पड़ता है। बैंकों में क्या होता है, कई बार कई कंपनियां बैंक के कस्टमर लोन को रीपे नहीं कर पाती तो बैंक को वो एनपीए के रूप में उसका भी प्रोविजंस करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गया लायबिलिटी साइड्स का एनालिसिस। अब आते हैं असेट साइड्स में। असेट्स में सबसे पहले होते हैं फिक्स असेट्स। फिक्स असेट में होता है लैंड्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल्स। असेट्स में आपको यह ध्यान देना है कि कंपनी के असेट्स में कितने असेट्स प्रोडक्टिव है और कितने अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव असेट्स से क्या है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ता है। अनप्रोडक्टिव असेट्स अगर ज़्यादा है तो नथिंग बट कि वो पैसा उस कंपनी का आइडल पड़ा है, कंपनी उस एसेट्स को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रही है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, अगर कंपनी जितना ज़्यादा प्लांट्स और मशीनरी में इन्वेस्ट करेगी, उस प्लांट से जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उसका सेल होगा। अगर कंपनी अपने एसेट्स में सिर्फ लैंड्स और बिल्डिंग्स ही बना रही है और प्लांट्स अगर नहीं बढ़ा रही है तो भी वैल्यूएशन पे इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी का जो भी सरप्लस फंड होता है या अगर उसके पास ज़्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी पैसा बचता है, कंपनी उसे किसी कंपनी को परचेज करने में या फिर बॉन्ड्स या फिर बैंक्स में के एफडीज में वो इन्वेस्ट करती है। उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो आपको ये देखना होगा कंपनी ने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है या नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट उसने सही जगह पे किया है तो भविष्य में उस शेयर के प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स। दोस्तों करंट एसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड के रेशियोज भी होते हैं। ये आपकी कंपनी की रेपुटेशन, प्रोडक्ट डिमांड को बताती है और कंपनी के स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। जैसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होना अच्छा भी है और नहीं भी। एग्जाम्पल जैसे HLL है, HLL या हिंदुस्तान लीवर, ये लोग क्या करते हैं कि अपने वेंडर से तो माल जो खरीदते हैं वो उधार पे खरीदते हैं और बेचते कैश में है। तो इस तरह की कंपनियों को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इसे वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छा माना जाता है क्योंकि ये कम कैपिटल में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। कुछ कंपनीज को वर्किंग कैपिटल लेने के लिए बैंक से बोरो करना पड़ता है, यानी बैंक से लोन लेना पड़ता है। अगर वो बैंक से लोन लेगी तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह की कंपनियों के शेयर्स का वैल्यूएशन कम आका जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान दें कि कई बार नेगेटिव वर्किंग कैपिटल भी अच्छी होती है। और अगर कंपनी को माल उधार में मिल रहा है और वो अगर कैश में बेच रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है और उसका कस्टमर बेस भी अच्छा है और पैसा डूबने का भी चांसेस बहुत कम रहता है। दोस्तों अगर आप मुझसे कोई बैलेंस शीट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं
कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करके समझाऊं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।